हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज 2 के अंदर क्या क्या होता है। पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर भी अगर आप निकम में हो तो 50 वीडियो देखो, आपको फिर भी समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज आपकी आदत हो जाती है टाइम वेस्ट करने वाली। ठीक है, माफ करना, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। देखो, स्टेज 2 के अंदर क्या होने वाला है, सबसे पहले समझो कि आपका डायरेक्टली फिजिकल नहीं होगा भाई। अभी एक नया टेस्ट जो जुड़ गया है ना, असेसमेंट टेस्ट, जिसको हम लोग एडेप्टिविटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ईजी टेस्ट होता है। मैं बोल दूं, इसकी कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी बैचेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी हमारी जो पेड बैचेस अगली वैकेंसीज के लिए हमने स्टार्ट की है, जो कि 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, उसके बारे में बताऊंगा। उसमें हम लोग करा देंगे, बट उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरत नहीं है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सब चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ। अभी क्या भी बता दूंगा। रिजल्ट आने के बाद आपका स्टेज 2 के लिए जब बुलाया जाएगा, तो स्टेज 2 के एडमिट कार्ड आने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं साइट पे। इसको पढ़ोगे आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको फिर आपको स्टेज 2 के अंदर ले भी जाने होते हैं। तो उस सब चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी इस वीडियो के अंदर। बट उससे पहले अपनी पेड बैचेज जो हमारी लॉन्च हुई है 2024 के लिए, ठीक है, 2024 में जो दो बैचेज होंगी ना, 02 2024 एंड देन 01 2025, उस दोनों एग्जाम मतलब आप इस बैच से क्रैक कर सकते हो। और इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल के लिए हमने दी है। जो बच्चा आज इसको बाय करता है, 12 दिसंबर 2023 को बाय करता है, वो 12 दिसंबर 2024 तक उसके पास ये बैच रहने वाली है। जो बच्चा इसको जिस तारीख तक 2023 में बाय करेगा, 2024 तक उसके पास ये बैच रहेगी, या फिर जब भी आप बाय करते हो उस दिन से अगले 1 साल तक ये बैच आपके पास रहेगी। इसके अंदर हम लोग 15 तारीख से रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड करेंगे, और इसके अंदर हमारी जो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट होती है सेक्शन 1 की, वो चीजें अपलोड करेंगे। हमारे एग्जाम के लास्ट टाइम पे जो पेड पीडीएफ्स आती हैं टॉप 500 सीरीज की, वो भी चीजें इसके अंदर हम फ्री देंगे। ठीक है, ये सारे ऑफर है और इसकी प्राइस 900 रुपए है। बट अगर कोई बच्चा 15 दिसंबर से पहले, मतलब क्लासेस अपलोड करने से पहले बाई करता है, वो इसको मात्र 513, मतलब 13 रुपए टैक्स वगैरह लगते हैं, 513 14 रुपए में इसको, या फिर 516 जो भी है, 15-16 रुपए जीएसटी जुड़ जाता है, टैक्स इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज जुड़ जाता है, वो करके मतलब लगभग 500 रुपए में इसको मतलब ज्वाइन कर पाएगा। बट 15 दिसंबर के बाद इसकी प्राइस 923 रुपए होगी, जैसा कि हमारी पिछली बैच की प्राइस थी 900 समथिंग रुपए। ठीक है, ये क्यों 500 क्यों किया हमने, इसके पीछे का रीजन है, इसको आंख बंद करके विश्वास करने वाला बच्चा जो है हमारे साथ, उसके लिए प्राइस है। ठीक है, ये बैच का नाम होगा रक्षक, जो कि पूरे 1 साल तक आपकी रक्षा करने वाला है। ठीक है ना, तो कंप्लीट सेक्शन 1 की तैयारी कराएंगे। जीडीबी आंतरिक जो भी बच्चे हैं सबको देना होता है सेक्शन 1, और सेक्शन 1 है ना, सबकी इस बार वाट लगा के रखा था, आप सबको पता है। और अगली बार ना आप सेक्शन 1 की वाट लगाने वाले हो। अभी बात कर लेते हैं, मैंने पहले भी कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना ली। अगर आपका यूआर एससी एसटी जो भी हो, डीबी में अगर आपके मार्क्स 45 से कम आ रहे हैं, भैया अब अगले एग्जाम की तैयारी करो। आप मेरा बैच मत लो, कहीं से भी ले लो, बट अभी से तैयारी में लग जाओ। मैं आपसे यही कहूंगा, ताकि आप अगली बैच की तैयारी अभी से कर लोगे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा ना कि हाँ, आपको भी ये ना लगे कि हाँ बैच बेचने के चक्कर में कट ऑफ हाई बता रहा है। भाई डीबी की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, और 40 नंबर आने वाला तुम सोचना भी मत कि तुम्हारा होगा किसी भी कीमत पे। अगर डीबी में हम 100 सीट भी कर देना, अभी तो 30 सीट है, तो भी कट ऑफ 40 नहीं जा सकती कभी। ठीक है, 100 सीट कर दूं मैं तो भी कट ऑफ 40 नहीं जाएगी। एससी एसटी की भी 40 नहीं जाएगी कभी, इतना समझ लो, कितना भी निगेटिव मार्किंग हो ना हो। तो ठीक है, तो मैंने सबको बता ही दिया था, जीडी वाला भी, आंतरिक वाला कट ऑफ के बारे में, इस बैच के बारे में भी बता दिया आपको। इसके लिए क्या करना है, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर बैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, पेमेंट करने नहीं आता है, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787। इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। ठीक है, हमारी पूरी टीम मेंबर आपके साथ एक्टिव रहेगी। 72, ध्यान से सुनो, 7279047787। इस पे आप मैसेज कर लो व्हाट्सअप करके, आप जानकारी ज़्यादा ले सकते हो। बाकी वैसे मैंने जो भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। बाकी फिर भी ऐप यूज़ करने ना, तब आप कर सकते हो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, जब सबसे पहले आपका होगा असेसमेंट टेस्ट, या फिर उसको एडेप्टिविटी टेस्ट के नाम से कहा जा रहा है, जो कि कोस्ट गार्ड नाविक के अंदर पहली बार हो रहा है। बट ये जो है ना, कोस्ट गार्ड क्या कहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर ये चीज़ें होती हैं, अलग अलग नाम से इनको कहा जाता है। जैसे बहुत सारे एसएसबी एग्जाम जो होते हैं ना, आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसके अंदर OIR के नाम से होता है ना, ऑफिसर इंटेलिजेंस ऐसे करके, क्या कहते हैं उसको, OIR का फुल फॉर्म ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट कहते हैं उसको। ठीक है, OIR को। ठीक है, तो उसमें ये चीजें ऑलरेडी रहती थी, जो कि अब आपको अलग अलग, जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप एक्स ग्रुप का आप एग्जाम दोगे, अगले फेज 2 में जाओगे तो वहां भी आपको एडेप्टिविटी टेस्ट देना होता है। ठीक है, अब वही चीज है कोस्ट गार्ड के अंदर भी। तरीका इनका क्या होगा, नाविक में तो अभी तक नहीं था, बट अभी फर्स्ट टाइम हुआ है, तो एग्जैक्ट तरीका क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा। कितने क्वेश्चंस देंगे,
ठीक है, ये नहीं बता पाऊंगा, क्या टाइम देंगे ये नहीं बताऊंगा, बट कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे तैयारी करना है वो मैं बता देता हूँ। 100% आपकी तैयारी हो जाएगी विद इन 2 डेज। कहोगे क्या मजाक कर रहे हो भाई, आपकी तैयारी है, मैं कह रहा हूँ आपकी तैयारी है, लेकिन आपको पता नहीं है इसलिए आप इतना कंफ्यूज हो। आपको पता है डेप्यूटी टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है? थोड़े बहुत रीजनिंग होते हैं, ध्यान से सुनना, थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। क्या आपने रीजनिंग नहीं पढ़ा अपने लाइफ में? कहोगे महाराज बेइज्जती करते हो, बिना रीजनिंग पढ़े एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे हम? अगर आपका एग्जाम क्रैक हो रहा है इसका मतलब आपने रीजनिंग पढ़ा है। इसके अलावा क्या होगा, एसआरटी के क्वेश्चंस रहते हैं। एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब रीजनिंग के साथ ना समथिंग कभी कभार देखा मैंने OIR टेस्ट के अंदर कुछ मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जो कि रीजनिंग का पार्ट होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशंस भी डाल सकते हैं, एसएसबी वगैरह में डाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि हमको लगता नहीं है कि वो मैथ है, लगता है कि रीजनिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो उसको मैथ नहीं कह सकते, उसको रीजनिंग ही कहेंगे हम लोग। रीजनिंग में तो मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिकॉज वो रीजनिंग भी जैसे एज प्रॉब्लम का भी जो इशू है वो रीजनिंग के अंदर आ जाता है, जैसे आयु वाले होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, रेशियो वगैरह का हम लोग कंसेप्ट यूज करके रीजनिंग में लाते थे। बट मोस्टली एयरफोर्स के अंदर जो पूछा जाता था वो ब्लड रिलेशन के सवाल होते थे, समथिंग समथिंग आपका कोडिंग डिकोडिंग रहता था, एनालॉजी के क्वेश्चंस होते थे, कभी कभार डायरेक्शन के क्वेश्चन डाल देते। तो ओवरऑल मैं कहूं कि आप स्टेज 2 तक रीजनिंग पूरा प्रॉपर पढ़ते रहो, प्रॉपर रीजनिंग खाली पढ़ते रहो, मैथ पढ़ोगे ना पढ़ोगे फर्क नहीं पड़ता, रीजनिंग को छोड़ना मत, रीजनिंग पढ़ो। और ये जो आपका एग्जाम होगा OMR टेस्ट पे होने वाला है, मैं बताऊंगा अभी। OMR पेपर पे होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो पेपर होता है ना, जिसमें 4 बॉक्सेस होते हैं, उनको आपको एक कलर करना होता है उस पर। तो आप मार्केट से 10 रुपए का OMR पेपर लाओगे जिसमें 15-20 पेपर मिल जाते हैं। आप रेगुलर बेसिस पे उस पर रीजनिंग के सवाल बनाओ और उसी पे बनाओ, ताकि उस बगल्स को कलर करने का आपका हैबिट हो जाए। बिकॉज मेरे को अगर कहोगे ना कि एक सर्कल को बढ़िया तरीके से कलर करो, मैं बहुत धीरे धीरे करता हूँ भाई, मैं बहुत धीरे धीरे। पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? मेरे को डर लगता है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है ना कि डॉक्टर भी एक पल के लिए शर्मा जाता है। वो डॉक्टर भी ऐसे कहते हैं, भाई डिग्री हमने ली है पैसे देकर और इतनी गंदी तू कैसे लिख लेता है? ठीक है, तो वही चीज है कि मैं इतनी गंदी लिखता हूँ ना कि जब भी मैं पेन उठाता हूँ मेरे को लिखते टाइम थोड़ा डर लगता है। मैं भी जो भी एग्जाम अगर देना चाहूँ तो देखा होगा अपने एडमिट कार्ड के ऊपर लिखने के लिए रहता है लाइन, देखा होगा आपने ना, जो वो ऐसा देते हैं टेस्ट एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में। तो उस पर मैं लिखते टाइम बड़ा आराम आराम से लिखता हूँ, और खास करके OMR जब फिल करना हो तो मैं और भी आराम से लिखता हूँ, क्योंकि मेरी हाथें इतनी जल्दी जल्दी चलती है ना कि मैं कहीं भी बाहर निकाल दूँ, इसको कलर करने में इधर उधर निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत मतलब एक्सपर्ट हूँ गंदी काम करने में। तो आपको ना घर पे प्रैक्टिस करके प्रॉपर कलर करने का आदत डालना होगा, बिकॉज कोई इंसान बैठ के इसको चेक शायद नहीं कर रहा होगा। जब OMR पे होता है तो OMR के ऊपर एक ऑप्टिकल मार्क रीडर जो चीज़ है, एक मशीन से चेक होने वाली चीज़ है, और मशीन वहाँ पे आपकी गलती को नहीं बख्शेगा, तो जिसकी वजह से आप फेल भी हो सकते हो। तो हो सकता है सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने सही किया हो बट गलत तरीके से कलर कर दिया हो बगल्स को, तो आप फेल हो सकते हो। तो घर पे प्रैक्टिस करो। अब मैं बताता हूँ SRT क्या चीज़ है। ये ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन नहीं होगा। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, और SRT क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसके अंदर कैसे सवाल होते हैं? इसके अंदर एक सवाल होगा, 4-5 जो भी ऑप्शन है ABCD करके मान लो 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से एक सिंगल सवाल भी गलत नहीं होता भाई। एक साइकोलॉजी टेस्ट है ये, क्या मैंने बोला, एक साइकोलॉजी टेस्ट है। एयरफोर्स के अंदर होता था, नाविक के अंदर कभी नहीं हुआ क्वेश्चन का, नाविक GDB यांत्रिक के अंदर कभी नहीं हुआ था, इन्होंने डाल दिया। चाहे आप GD से भर रहे हो, DB से भर रहे हो, यांत्रिक से, सबको देना है ये पेपर, सबको देना है ये पेपर। कान खोल के सुन लो, ये मत पूछना ना मैं DB से हूँ मेरा होगा, तुम क्या दूध के दूल्हे हो, तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा भी होगा। GD वाले कहेंगे हमारा होगा, काहे नहीं होगा भाई, तुम क्या जन्नत से उतर के आ रहे हो? सबका होगा, यांत्रिक वाला का भी होगा, सबका होगा। ठीक है, अब SRT क्या होता है, एक सवाल रहेगा, मान लेते हैं तुम रेलवे स्टेशन पे गए, ठीक है, और रेलवे स्टेशन पे जाते ही तुमने देखा कि तुम जैसे ही पहुंचते हो ट्रेन खुल चुकी है, मान लेते हैं ट्रेन खुल चुकी है, उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? सिचुएशन आया तुम्हारे सामने, क्या भाई, तुम स्टेशन पे पहुंचे, ठीक है, ये अपना एक्टिविटी था, उस समय हमारे सामने सिचुएशन है, ले ट्रेन खुल गया, तो वो हमारा एक सिचुएशन है। अब उस समय करना है अपने को रिएक्ट करना है। रिएक्ट का मतलब या तो भाई दौड़ के हम ट्रेन पे चढ़ जाएंगे, ठीक है, दौड़ के, मान लेते हैं टिकट विकेट सब कुछ है हमारे पास, मान लेते हैं हम दौड़ के ट्रेन पे चढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन आता है कि हम ट्रेन को कैच कर लेंगे, भाई हमको मतलब नहीं है हम मरेंगे कि जिएंगे, हमारे चलते कोई और गिर जाए धक्का वक्का खा के, उससे मतलब नहीं है, मेरे को ट्रेन पकड़ना है तो पकड़ना है। पहला ऑप्शन ही हो जाता है, ठीक है, ए में, कि हम ट्रेन पकड़ लेंगे चाहे वो किसी भी कीमत पे हो। सेकंड ये होगा, हो सकता है, जरूरी की एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सेकंड ये क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हम अगली ट्रेन आने तक का वेट करेंगे, हमारे पास सेकंड ऑप्शन आया, हम वेट करेंगे। थर्ड ये होगा ना कि नहीं हम ना ट्रेन छोड़ो, उस दिन का प्लान कैंसिल, अब अगले दिन का नेक्स्ट डे का हम
नेक्स्ट डे के बारे में हम सोच रहे होंगे। थर्ड हो सकता है कि हम बाय बस अवेलेबल हो तो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब इन सभी सवाल में क्या गलती है ये बताओ। मेरी मेंटेलिटी है, मेरा सिचुएशन हो सकता है कि मेरे को जल्दी जाना है तो मैं उसको थोड़ा बहुत दौड़ के मैं पकड़ लूँ, रिस्क लेके पकड़ लूँ, कोई गलत नहीं है। सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं जिसमें जाना मैंडेटरी है तो मैं पकड़ सकता हूँ। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ट्रेन की, मैं वेट भी कर रहा हूँ, इसका मतलब ट्रेन आने वाला है, तो मैं वेट भी कर सकता हूँ। या फिर कोई मतलब कह रहे हैं ना कि जैसे वेट मैंने बोला किस चीज़ के लिए, नेक्स्ट ट्रेन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट का मतलब एक ऑप्शन मैंने और कुछ दिया था जो कि मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, तो नेक्स्ट का मतलब आपने नेक्स्ट ट्रेन का वेट किया, या फिर अपने नेक्स्ट कुछ और खोज लिया बस से, या फिर कुछ भी इस तरीके से ऑप्शंस रह सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई भी एक आंसर इसमें से कर रहे हो तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं होता, पहली बात तो ये। तो ये चीज माइंड से निकाल दो कि एसआरटी में कुछ गलत भी होता है। लेकिन हाँ, एक चीज होता है, मान लो भाई ये डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे कैसा आप रिएक्ट कर रहे हो। अगर आपके पास वेट करने का ऑप्शन है, ठीक है, अगली ट्रेन है, तो आप कुछ टाइम के लिए वेट करो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्या मतलब चलती हुई ट्रेन में एक तरीके से कहा जाए ये ट्रैवलिंग के रूल के अगेंस्ट जाता है। ये आपकी मेंटेलिटी है, आपने कर दिया उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी मार्क्स जो होते हैं कम मिलते हैं। जस्ट लाइक मान लो 1 नंबर का ये अगर क्वेश्चन है तो जो परफेक्ट आंसर होगा उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, उससे जो कम वैल्यूएशन की मार्क्स होंगी उसके लिए 0.75 मिले, और उससे जो लो कैटेगरी का आंसर होगा उसके लिए 0.5 आंसर मिले, और उससे भी लो कैटेगरी का होगा, जैसे चढ़ते हुए ट्रेन, मतलब चढ़ते हुए ट्रेन में आप चढ़ जाओगे उसके लिए 0.25 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इसमें किसी को पता नहीं होता है एग्जैक्टली कि इसमें कौन सा सही हो। मैं फिर से बता दूं, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो इस टेस्ट के लिए, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए, लेकिन आप करोगे वही जो आपकी मेंटेलिटी है। आप इसमें कितनी भी अपनी दोहरी छवि बनाने की कोशिश करो, सवाल मैंने तो मान लो एक लल्लू सा सवाल दे रखा था ना जिसका आंसर करना हर बच्चा दे देगा, बट वो जब सवाल तैयार कर रहे होंगे वो आपको इस तरीके से सवाल तैयार करेंगे कि हाँ आप वही आंसर कर पाओगे जो आपकी मेंटेलिटी है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर करने के लिए ये मतलब कोई आपका ना, ये आपका ज्ञान का टेस्ट नहीं होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। फिर से मैंने बोला इसके नाम में छुपा हुआ है SRT, सिचुएशन रिएक्शन। आप किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हो वैसा टेस्ट है। तो ये आपकी मेंटालिटी है जिसको हम लोग साइकोलॉजी टेस्ट के नाम से जानते हैं। और किसी भी इंसान की मेंटालिटी बदलती है कब, जब वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे और एक्चुअल लाइफ में जो करता है वो वैसी मेंटालिटी होती है और उसकी साइकोलॉजी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट फेल वही होने वाला है, 2 टाइप के बच्चे फेल होंगे। या तो वो बच्चा जो कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देगा, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है हम छोड़ देते हैं। नहीं, पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, चाहे वो आपको सवाल बनाने आए ना आए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लास्ट टाइम में भी पहले आप क्या करोगे, पहले एसआरटी के क्वेश्चन को फटाक से बना लोगे, बहुत ज़्यादा बिना उलझे, क्योंकि जितना उलझोगे एसआरटी के क्वेश्चन उतना उलझते चले जाओगे। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन को फटाक से टैकल करना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सेकंड, कौन बच्चा छोड़ता है, जो वो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। पहले वो स्टार्ट कर लेगा इधर से, रीजनिंग से, कि चल भैया हमने रीजनिंग पहले पढ़ा है, हम रीजनिंग पहले बना लेंगे। पहली बात तो देखो एसआरटी एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली कोई चीज़ नहीं है, बात क्लियर है। एसआरटी आपकी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हो, कैसा कितना भी आप सोच लो, आंसर लास्ट में वही करोगे जो आप एक्चुअल में हो। मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली में जैसी मेंटेलिटी आपकी, आंसर वही करने वाले हो। तो फिर हम हमेशा कोशिश करें कि रियल बने, और हमेशा कोशिश करें कि अगर मान लेते हैं 30 सवाल है, 45 सवाल है, 50 सवाल है, जो भी जितने क्वेश्चन देंगे, तो फर्स्ट टाइम में जाओ इस बार, तब एक्चुअल पता चलेगा कितने सवाल देंगे। सबको आंसर करना है उस गिवन टाइम, और वो टाइम बहुत ज़्यादा कम नहीं देते हैं, वो जो टाइम देते हैं वो सही देते हैं। और आउट वही होगा जो बच्चा क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब या फिर वो बच्चा जैसे गलती से सवाल बन नहीं पाया, या फिर जिसने ओएमआर में कोई गलती कर दी, वो आउट होगा। जिसने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए बिना ओएमआर में किसी गलती के, क्वेश्चंस गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर गलत करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओएमआर फिलिंग्स के टाइम पे जैसे एक ही, मतलब एक में 4 ऑप्शन है तो सब में ABCD ना रख दो, क्योंकि वैसे भी वो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स के अंदर आता है, वो मतलब गलत हो जाएगा आपका। तो कोशिश यही करना है, एसआरटी के अंदर यही सब चीज़ है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला, अभी घर में आग लगी, एट द टाइम आप क्या करोगे। हो सकता है कि आपके घर में मतलब नल वल हो, आप डायरेक्टली खुद से आग बुझाओ, या फिर आप पड़ोसी को चिल्ला के बुला लो, या फिर घर से मतलब आप फायर ब्रिगेड को फोन करोगे, या फिर मान लो आप अकेले हो, मैंने जस्ट बोला घर पे, तो आप अपने मम्मी पापा को बुलाओगे। तो उस सिचुएशन में सबसे बेटर चीज़ें क्या है, फायर ब्रिगेड को बुलाना, या फिर खुद से आग बुझाना, या फिर मम्मी पापा को फोन करके वेट करना, या फिर पड़ोसियों को बुलाना। तो डैट इज क्लियर कि हम जितने टाइम में फायर ब्रिगेड बुला रहे होंगे उतने हम पड़ोसियों को बुला के, ठीक है, घर के आगे बुझा लेंगे। मेरे हिसाब से ये मेरी मेंटेलिटी है, जरूरी नहीं कि मैं सबसे परफेक्ट आंसर दूं।
क्योंकि मेरा इमेजिनेशन ऐसा है, मैं फायर ब्रिगेड को बुलाऊं, जब तक वो आएंगे तब तक मैं पड़ोसियों के साथ आग को बुझा चुका हूँ, तो उतना भी सटीक नहीं है। दूसरा क्या है भाई, मैं खुद से बुझाऊं तो हो सकता है मैं उतना ना एक्टिव हो पाऊं कि उतना आग को मैं ना बुझा पाऊं, और मेरे मम्मी पापा जब तक आएंगे तब तक पूरा घर घर के खाक हो जाएगा, तो मैं पड़ोसी बहुत आसानी से आ सकते हैं, मैं एक साथ चिल्लाते चिल्लाते भी बुला सकता हूँ, ठीक है, और काम करते रहूँ। तो ये मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया आंसर है। तो आपकी जो मेंटेलिटी होगी उस हिसाब से आप आंसर करोगे। और ये मैंने फिर से बोला, ये साइकोलॉजी टेस्ट है एक प्रकार का, तो उसमें जिसकी जैसी मेंटेलिटी वैसा वो आंसर करेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, और इसमें बहुत ज़्यादा फेल होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है जब तक कि वो कोई और गलती ना करे। जैसे मैंने सारा चीज़ें मेंशन कर दिया है, तो इसको कहते हैं एडेप्टिव टेस्ट या फिर असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो ये जो सीन है मैंने आपको जस्ट बता दिया। और यहाँ पे देखो, एडेप्टिव टेस्ट होगा उसके पहले बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट्स की होगी, मतलब आपका लेफ्ट हैंड का जो आपने देखा होगा ना बायोमेट्रिक एग्जाम में होता है, जैसे एग्जाम में लेफ्ट हैंड का वो लेते हैं फिंगरप्रिंट, तो वैसे वहां पे लेंगे, और जिसका मैच नहीं करेगा वो थोड़ा सा जलील भी कर सकते हैं, नो डाउट। जब मैंने हर बार देखा है, देखिए मैंने भी आपके जैसे एग्जाम दिए बहुत बार, अगर ऐसे देखो गाइज ऑनलाइन एग्जाम में बायोमेट्रिक मैच नहीं करा ना, थोड़ा सा तो वो अकड़ के बोलते हैं लेकिन जलील नहीं करते भाई। लेकिन आर्मी वाले के हत्थे चढ़ जाओ और वहां पे तुम्हारी बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रही है, वो क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं तुम सोच नहीं सकते, तुमको चोर जाए सब बना देंगे वो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बी प्रिपेयर्ड कि हम किसी और को ना भेजें। और इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए इस टेस्ट को लाया गया है, क्योंकि कोस्ट गार्ड में बड़ा आप लोगों ने बदनाम कर रखा था कि सेटिंग होती है, तो जाओ सेटिंग करा लो, मैया याद दिला देंगे यहाँ पे। जो सेटिंग कराने के चक्कर में भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर सेटिंग करा दो सेटिंग करा दो, ठीक है ना। तो सारा मतलब ऐसे लोगों को ना गोली मार देना चाहिए जो खिलवाड़ करते हैं, मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट रहता हूँ। मतलब ये सोचते भी ना कि सेटिंग करा के पेपर पास कर लें, वैसे लोगों को गोली मारना चाहिए बिल्कुल भी। बाकी देखो जो चीज़ें हैं, उसके बाद आपकी फिजिकल होगी, और एक बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट बढ़िया है कि एडेप्टिव टेस्ट के बाद में है, ठीक है। अगर आपको पहले फिजिकल करा लें फिर आपका एडेप्टिव टेस्ट कराएं, तो अगर मान लेते हैं फिजिकल निकालने के बाद आप किसी भी रीजन से आपका बायोमेट्रिक वगैरह मैच नहीं कर रहा है या फिर कुछ हो रहा है, कुछ अदर रीजन से आप फेल होते हो, तो बड़ा बुरा लगता है रनिंग वनिंग करने के बाद। तो बढ़िया है कि आप बिल्कुल भी रिलैक्स होकर रनिंग करोगे, इस बायोमेट्रिक देने के बाद आपको टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ हम छट सकते हैं या फिर इसमें टेस्ट में फेल हो सकते हैं, तो कुछ टेंशन नहीं रहेगा, रिलैक्स होकर रनिंग करोगे बिना प्रेशर के। और रनिंग की जो यहाँ पे चीज़ें मैं बता दूँ, 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट में, अब इससे अच्छा क्या चाहिए। 6.5 मिनट का रनिंग भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, वो मॉडरेट रनिंग है एक एवरेज बच्चे के लिए, ठीक है। वैसे तो मारने वाले 5:30 में मार लेते हैं, 5 मिनट में मार लेते हैं जो स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 6.5 मिनट वाला भी बहुत बढ़िया, फिर भी आपको ये 7 मिनट दे रहे हैं। और इसमें भी जब रनिंग आउट होते हैं तो इसका मतलब आप एक कामचोर इंसान हो, ठीक है। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो के और 7 मिनट में रनिंग नहीं निकालते हो तो आप बहुत ही बड़े वाले कामचोर इंसान हो, मेरे हिसाब से हर एक बच्चा पास कर ले इसको, ठीक है। फिर उसके बाद भी फिर कुछ मेरे को ज्ञान देंगे कि तुम कभी करके दिखाओ, अबे बच्चा तुम अभी पैदा हो रहे हो, हमने कितने फिजिकल्स निकाल दिए हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। आगे देखो, 20 स्क्वाट्स करना है, मतलब स्क्वाट अप्स करना है, मतलब आपको 20 उठक बैठक करने से एयरफोर्स के अंदर था, ठीक है। ये काफी ना एयरफोर्स की तरफ जब मैं देख रहा हूँ अप एंड डाउन कर रहे हैं, मतलब चीजों को फॉलो कर रहे हैं एयरफोर्स वाली चीजों को, ठीक है ना। और 10 पुशअप्स करने हैं आपको, ठीक है। और फिर कह रहे हैं ऑल 3 टेस्ट पीएफटी आर टू बी कैरिड आउट टू कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक विल लीड टू फेलिंग द पीएफटी, कह रहे हैं मतलब ये सभी जो चीजें होंगी बिना किसी ब्रेक की होंगी, और ब्रेक लेते हो तो आपको फेल कर दी जाएंगी। मतलब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आप इसे डरना मत, ये जो चीज लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं ना कि तुमसे 1600 मीटर करा के आप हाफते रहोगे, हाई ब्रीथिंग करते रहोगे और आपको कहेंगे चल उठक बिठा कर, ऐसा नहीं होता है भाई, वो इतने भी निर्दयी नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 20 स्क्वाट्स कर रहे हो, उठक बैठक कर रहे हो, स्क्वाट्स अप कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 में आप ब्रेक ले कर रहे हो, हाँ 5 कर लिए रुको सर थोड़ा सा डिस्को डांस कर लेते, कमर अकड़ रही है, वो सब चीज़ें नहीं। 20 आपको कंटिन्यू करनी है। 10 पुशअप्स कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं कि 5 अभी कर ले 5 बाद में कर ले, वो चीज़ें नहीं, 5 कंटिन्यू करनी होती हैं। वैसे आपको 10-20 सेकंड का मतलब गैप मिल ही जाता है, 2 मिनट का तो गैप एयरफोर्स वाले देते हैं, बट फिर भी इसमें भी अच्छा खासा गैप मिलता है, ठीक है। तो 1600 मीटर की रनिंग के बाद तो आपको ऑब्वियसली चीज़ें चाहे कोई भी फिजिकल हो जाए अच्छा खासा टाइम मिलता है, बिकॉज देखो 1600 मीटर की जब रनिंग होती है उसमें पास होने वाले और फेल होने वाले बच्चे होते हैं। पहले तो वो एक तो आउट हो जाएगा और एक इन हो जाएगा। जो इन होता है अब एक साथ सबके सब इन नहीं हो जाते, मतलब एक एक करके आते हैं, जो पास होते जाता है वो इधर जाके साइड में टहलता है, जो पास होते हैं उनको एक साइड करके थोड़ा सा प्यार प्यार से उनकी ली जाती है, उनके बाद उनको भेजा जाता है और इधर प्रोसेस चलती है। तो इन होने के बाद इतना टाइम मिल जाता है रनिंग पास होने के बाद कि आप रिलैक्स हो जाते हो और आप आराम से 20 स्क्वाट्स अप और पुशअप्स कर लोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें और प्रैक्टिस की चीज़ें घर में प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगी। तो खैर इतना डिटेल में जाके मुझे लगता नहीं है
कि कोई बताएगा। और यहाँ पे जो है सूट टी शर्ट ट्राउजर इटीसी वगैरह है, आपको अपना लेके जाना होगा, और वो लोग कुछ नहीं देने वाले हैं भाई। ऐसा मत सोचना कि हाँ हमारे पास शू नहीं है तो हम जाके उन्हीं से मांग लेंगे और वगैरह, कुछ नहीं। और रनिंग के लिए अगर आपके पास शूज है नहीं है मतलब नहीं है, आप बिना शू के भी रनिंग कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट करोगे आपको ऑब्वियसली चीजें करने देंगे, जबरदस्ती थोड़ी है। और आप अगर आप चाहते हो कि ठंडी का मौसम में रजाई ओढ़ के हम रनिंग करेंगे, करो, छठोगे, तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे मतलब एक अच्छे मतलब डिफेंस में है तो वो लोग कहेंगे, आपको अच्छी राय देंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम कंबल ओढ़ के रनिंग करो। बिकॉज मैंने देखा है सीपीओ 19 की, जब मैं लखनऊ में रनिंग के लिए गया था, तो ऑब्वियसली चीज़ है, हमारे बैच में हम तो हाफ पैंट में थे और समझ रहे हो, और बनियान पे वो लगा था, क्या कहते हैं, चेस्ट नंबर, तो हम लोग थे। लेकिन हमारे बैच में कैसा लगा था, पूरा दम नहीं कहते हैं, जैसे ठंडे दिसंबर में ही था उस टाइम, 2021 में था, सीपीओ 19 का फिजिकल 21 में हुआ था कोविड की वजह से। तो उस टाइम वो पूरा क्या कहते हैं उसको, ट्रैक सूट वगैरह पहन रखा था उसने, तो उन्होंने कहा कि भाई खोल दे, तो बारात में नहीं आया, वो नहीं माना, किसी ने उसको कुछ नहीं बोला। लास्ट में आउट हो गया, 2-3 राउंड के बाद ही खत्म हो गया कहानी, 4 राउंड लगाने थे, तीसरे राउंड में आउट हो गया वो। तो चीज़ों को जितनी बॉडी हल्की रहेगी रनिंग बढ़िया रहेगा, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे 7 मिनट की रनिंग है, तो ऑब्वियसली चीज़ें आप आराम से कर लोगे, ज़्यादा स्टार्टिंग में मतलब एग्रेसिव नहीं होना है। बाकी रनिंग का अपना अपना मेथड होता है। बाकी उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको प्रोविजनली पास या फेल किया जाएगा। प्रोविजनली पास का मतलब ये नहीं हुआ कि आप हाँ सेलेक्टेड हो गए, ऐसा भी नहीं कह सकते। प्रोविजनली फेल का मतलब ये भी नहीं कि आपको परमानेंटली फेल कर दिया गया। अगर किसी रीजन से आपको डॉक्यूमेंट्स में अगर मान लो फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको घर भेज दें, वो चीज़ें अलग है, ठीक है, आपको घर भेज दें, मेडिकल आपका ना ले, वो चीज़ें अलग है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आपको अपने खुद को परमानेंटली फेल नहीं मानना, बिकॉज बहुत बार ऐसा हुआ है, इस बार सिलेक्टेड बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ था। जैसे एक अटर सिंह नाम का एक बच्चा था जिसका हो गया, ज्वाइन कर चुका है वो, इवांस नाम था ग्रुप में, ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपने देखा होगा। तो उसको डॉक्यूमेंट्स में आउट किया गया था, और बाद में फिर उनका मेल आता है कि तुम आ जाओ, ठीक है, तुम्हारा मेडिकल कराएंगे हम लोग। मतलब बाद में जब बच्चे उनको प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं ना, तो फिर इनको ही बुलाते हैं। स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स में अच्छे से वो छांटते हैं, बाद में जब बच्चे कम पड़ जाते हैं, उनको नहीं मिल पाते हैं, तो फिर वो बुलाते हैं, आजा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स भी कैसे, डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर आपकी ओबीसी की कुछ डेट मिसमैच है, ये सभी चीजें होती है, ऐसा नहीं है। या फिर ईडब्ल्यूएस की डेट मिसमैच है, उसकी वजह से बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि तुम फेक डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए हो और मतलब उतना गिड़गिड़ाएंगे ना भाई तुम आ जाओ हमारे पास बच्चे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जो मान लो माइनर प्रॉब्लम होते हैं ना, डेट वेट की प्रॉब्लम होती है, और प्रॉपर आपने डेटा ही गलत दे रखा है, वो चीज़ों की वजह से दोबारा नहीं पूछेंगे, इतनी भी कमी नहीं है कोस्ट गार्ड के पास, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा ओरिजिनल ले जाना, और सब कुछ जो होगा सही से होगा। फिर आपका उसमें इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और इसको हम लोग फाइनल मेडिकल नहीं समझ सकते, बिकॉज आपका फाइनल मेडिकल होता है आईएनएस चिल्का पे बुला के करते हैं। इनिशियल मेडिकल पास होने के बाद भी फेल होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, और ये प्रोविजनल पास और फेल है। कुछ ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से आप रीमेडिकल मिलता है, तो वहाँ पे आप पास हो सकते हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली अनफिट किसी भी पॉइंट के लिए नहीं किया जाता है। मेडिकल का एक सबसे बड़ा रूल है कि कोई भी पॉइंट आपको मिला डायरेक्टली अनफिट नहीं किया जाता है, ठीक है, आपको रीमेडिकल अपील करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आप पूरी चीज़ें इसमें मिलती है, चाहे कोई भी पॉइंट हो आपको रीमेडिकल दी जाती है, अपील करोगे तब आपको मिलेगी, ठीक है ना। जिसको हम लोग रिव्यू मेडिकल या फिर अपील कहते हैं, हम लोग रिव्यू के लिए या फिर अपील के लिए कहते हैं। इनिशियल मेडिकल होगा, और जब फिर फाइनल मेडिकल होगा तो उस टाइम आपका आईएनएस चिल्का पे होगा, और उस टाइम अगर आप पास होते हो तब आपका समझ लेना सिलेक्शन की चांसेस होती है। बट इस मेडिकल का मतलब आपका सिलेक्शन नहीं है, कतई मत समझ लेना। बस हाँ, आप इनिशियल मेडिकल पास हो, ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है। चलो, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, इतना सब चीज़ होगा। उसके बाद हाँ, अगली बैच का टारगेट कर रहे हो तो आप आ जाओ हमारी बैचेज में, आप इसको इनरोल करके रखो। 15 तारीख से क्लासेज अपलोड होंगी उसके अंदर, और मैं यही कहूँगा कि जो बच्चा पहले कर लेगा। और साथ में हमारे पास एयरफोर्स की भी बैचेज है, एयरफोर्स की जहाँ प्राइस 600 रुपये होने वाली है, अभी अगर कोई करता है 450 में मिल जाएगी। एसएससी जीडी की भी है, और नेवी एमआर की भी आ गई है। नेवी एमआर का अगर कोई करना चाहता है तो 500 रुपीज़ की बैच है, बाद में उसकी प्राइस है 600 से 700 तक जाएगी, ठीक है। बाकी सब जो भी बैचेज आपको इनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी मैंने बनाई जानबूझ के, मैंने सोचा प्रॉपर जानकारी देंगे यार, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और रेडियो स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।